रामधारी दिनकर लिखते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन नर ऐसा जग में, टिक सके ना जो वीर मग में, ठम ठोक ठेलता है मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, मानव में, हमारे अंदर, मनुष्य में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वास्तव में अपन कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं रामधारी दिनकर जी कि मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन सकता है। इतनी अपार क्षमताएं हमारे अंदर पाई जाती है। तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए, जीवन में जो करना है वो करिए साथियों, मेहनत कीजिए। जीवन में हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है साथियों। जीवन में चाहे आप जो कोई कार्य करना चाहते हो, जिस किसी फील्ड में आपका मन हो, करिए, लेकिन उसके पीछे मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी साथियों। मेहनत बिना कुछ भी नहीं है साथियों। तो साथियों, इसी के लिए मैंने आपके लिए पंक्तियाँ बोली थी रामधारी दिनकर जी की, जिनका भावार्थ यही होता है कि अगर आदमी, इंसान चाहे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है साथियों। बस उसमें जो खुद की शक्ति यानी खुद को पहचानना और खुद लगातार मेहनत अगर करता रहे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है साथियों। तो साथियों, आप सभी को ये तो ज्ञात होगा, इस चैनल के द्वारा अपन चतुर्थ श्रेणी की क्लासेस देख रहे थे साथियों, जिसमें अपन साइंस का पोर्शन, अभी फिलहाल साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें साइंस की कुछ क्लासेस मैं आपके इस चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर प्लेलिस्ट में क्लासेस देख सकते हो साथियों। ये सारा जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो एनसीईआरटी की बुक से लेकर आता हूँ, जिसमें आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की बुक से आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो आप इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल बेशक नो टेंशन रहो कि बिल्कुल भी इसमें कि भाई कंटेंट अपना कमजोर नहीं है साथियों। तो अब साथियों, अपन मानव तंत्र की बात कर रहे थे, जिसमें एक तंत्र अपन कंकाल तंत्र है वो पढ़ चुके थे कल। आज अपन एक नए तंत्र की बात करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके ऊपर अच्छे से अपन देखेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्वेश्चन कौन सी जगह से बनता है। आप इस सेशन से जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा साथियों। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस टॉपिक के अंदर कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र कहते कैसे हैं, इसकी परिभाषा के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन रक्त को छोड़कर परिसंचरण के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों कि परिसंचरण क्या होता है। तो परिसंचरण का मतलब होता है, वैसे तो साथियों आवागमन होता है, परिवहन होता है एक तरह से, बिल्कुल आप अपन देसी भाषा में समझे तो परिसंचरण का मतलब होता है किसी चीज का, किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है। अब आदान प्रदान किस चीज की बात कर रहे हैं, जब अपन रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि रक्त का ही परिसंचरण होगा, और वो कहाँ होगा, हमारी बॉडी में होगा साथियों। परिसंचरण तंत्र का भावार्थ अपन समझते हैं कि हमारे जो जीव होता है उस जीव में खाद्य पदार्थों का, ऑक्सीजन का, जल का और अपशिष्ट पदार्थों का एक अंग से दूसरे अंग में आदान प्रदान होता है, तो उसे अपन परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी खाद्य पदार्थों का, ऑक्सीजन का, जल का या फिर वो अपशिष्ट पदार्थ है, उनका एक अंग से दूसरे अंग तक आदान प्रदान होना परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और यदि इस परिसंचरण तंत्र में अगर रक्त का एक स्थान से दूसरी स्थान पर आदान प्रदान होता है तो उसका मतलब होता है साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र। मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन रक्त के आदान प्रदान के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, और बात करेंगे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, किस प्रकार इसका कार्य होता है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपन इसके खोजकर्ता के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों कि इसकी खोज किसने की थी। तो साथियों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी साथियों विलियम हार्वे। किसने की थी साथियों, विलियम हार्वे, है ना साथियों। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी साथियों। अब बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साथियों, इसके अध्ययन को कहा जाता है साथियों एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है, एंजियोलॉजी कहते हैं साथियों। यानी विज्ञान की जिस शाखा में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे एंजियोलॉजी कहते हैं साथियों। तो रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसकी खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी, इसका अध्ययन एंजियोलॉजी में किया जाता है साथियों। ये तो अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं साथियों रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है। तो साथियों, विज्ञान की जिस शाखा में रक्त का अध्ययन किया जाता है साथियों उसको कहते हैं साथियों हेमेटोलॉजी। अगर आपका पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाएगा ना साथियों, पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र का अगर अध्ययन किया जाएगा, परिसंचरण तंत्र का,
अध्ययन किया जाएगा तो उसे कहते हैं साथियों एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। और केवल रक्त का अध्ययन किया जाता है साथियों, केवल रक्त का अगर किसी विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं साथियों क्या? हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? हीमेटोलॉजी कहते हैं साथियों, है ना। ये बेसिक सी जानकारी होगी साथियों। इसके अलावा साथियों आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रक्त का पीएच कितना होता है। ये जनरल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो साथियों आप सभी को ये तो पता होगा कि रक्त का पीएच होता है 7.4। और पीएच के रक्त के मापन की इकाई होती है साथियों, जिसका मतलब होता है कि इसकी अगर खोज की बात करें कि भाई पीएच की खोज किसने की, तो सोरेनसन ने पीएच की खोज की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। और पीएच से इसका मतलब होता है साथियों पोटेंशियल हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता बताता है पीएच। पीएच क्या बताता है? हाइड्रोजन की सांद्रता बताता है। और आपने देखा होगा कि 0 से लेकर 14 तक इसमें अंक होते हैं साथियों, और बीच में जो 7 वाला अंक होता है वहां कोई भी पीएच होता है वो उदासीन होता है, और 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है। और आपको पता होगा कि 7 से लेकर 14 तक साथियों उदासीन होता है। ये तो आप जनरली समझते होंगे साथियों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप जनरली समझते होंगे साथियों। तो साथियों अब आप आगे अपन चर्चा कर लेते हैं किसकी। ये तो बेसिक जानकारी हो गई कि रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं। तो साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र को जीवों में 2 प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जीवों में 2 प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जीवों में 2 प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। 2 प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है वो जीवों में पाया जाता है, यानी जितने भी जीव है सजीव है उनमें 2 प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक तो होता है साथियों खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा? एक तो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक होता है साथियों बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र तो किन जीवों में पाया जाता है और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किन जीवों में पाया जाता है। तो साथियों जो कीट होते हैं, जैसे कि साथियों घोंघा है, सीपी है, तिलचट्टा है, ये जो छोटे कीट पाए जाते हैं इनमें बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा जो साथियों जैसे मेंढक है, जो कशेरुकी होते हैं, मेंढक है, मछली है, मनुष्य है, इनमें खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी जो कशेरुकी के जीव होते हैं जिनमें मेरुदंड पाई जाती है उनमें बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और जो कीट होते हैं छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे घोंघा है, सीपी है, तिलचट्टा है, इनमें बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार रक्त का परिसंचरण होता है और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार रक्त का परिसंचरण होता है। साथियों साथियों जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें रक्त वाहिनिकाएं और वाहिकाएं एक बिल्कुल बहुत कम पाई जाती है, यानी इनमें वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं बिल्कुल कम पाई जाती है या अल्प विकसित पाई जाती है। इनमें वाहिनिकाओं एवं वाहिकाओं का ज्यादा रोल नहीं होता है, और एक जो रक्त है वो एक खुली अवस्था में बहता है, यानी इनमें वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं नहीं पाई जाती है या बिल्कुल अल्प अवस्था में पाई जाती है। और जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में जो ये धमनियां पाई जाती हैं, ये शिराएं पाई जाती है, उनमें रक्त बहता है। शिराओं में और धमनियों में रक्त बहता है जो कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है साथियों। क्योंकि जो क्या है इसमें जैसे खुला नहीं बहता है, धमनियों में और शिराओं में रक्त बहता है, इसलिए मानव में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कीटों में पाया जाता है, और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है वो मनुष्य में, मछली में, ये भी जो भी कशेरुकी जीव है उनमें पाया जाता है। और ये वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं में रक्त बहता है, इनमें खुला जो बिल्कुल बिना वाहिकाओं नलियों के द्वारा, इनमें नलिकाओं में बहता है, इनमें बिना नलियों के द्वारा बहता है साथियों। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि
हमारा शरीर है उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसके अंदर अपन तीन चीजें पढ़ेंगे साथियों। रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन चीजें पढ़ेंगे अपन, क्या? देखिए, देखिएगा साथियों, इस रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन चीजें पढ़ेंगे अपन। एक तो होता है रक्त, तो एक तो रक्त के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे साथियों हृदय के बारे में, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे हृदय के बारे में, हृदय के बारे में, और एक पढ़ेंगे साथियों अपन रक्त वाहिकाओं के बारे में। ये तीन चीजों में रक्त बहता है और इन तीनों चीजों का हमारे शरीर में, पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र में इन तीन पार्टों का महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी तीन पार्ट्स में हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो बटा हुआ है। यानी अपन पढ़ेंगे तो रक्त के बारे में, और दूसरा हृदय के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। इन तीन ही चीजों के अंदर पूरा अपना रक्त परिसंचरण तंत्र आ जाएगा साथियों। तो इनमें सबसे पहले अपन रक्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है और किस प्रकार ये है वो हमारे शरीर में इसका आवश्यक कार्य होता है। सभी चीजों के बारे में अपन पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन रक्त के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साथियों रक्त के बारे में कि रक्त होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साथियों रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जामों में आ जाता है कई बार, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब साथियों रक्त को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? ब्लड को दो भागों में बांटा गया है साथियों। ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं साथियों? रक्त को साथियों दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है साथियों प्लाज्मा और दूसरी होती है कणिकाएं। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होती है कणिकाएं। ये प्लाज्मा साथियों तरल भाग होता है। रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा। ये तो एक तरल भाग होता है। और कणिकाएं हैं साथियों वो एक ठोस भाग होती है। साथियों कणिकाएं क्या होती है? वो ठोस भाग होती है साथियों। अब साथियों प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड में कितना प्रतिशत होता है ना। इस प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन कौन सा पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। तो साथियों यह प्लाज्मा हमारे शरीर में साथियों सबसे पहले तो ये तरल अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा हमारे शरीर में किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में हमारे शरीर में प्लाज्मा पाया जाता है। और लगभग साथियों हमारे शरीर में 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। हमारे शरीर में 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है साथियों। ये कणिकाएं हैं साथियों वो ठोस रूप में पाई जाती है। हमारे शरीर में ठोस अवस्था में कणिकाएं पाई जाती है साथियों। और कणिकाएं साथियों तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है साथियों? इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। एक तो होती है साथियों आरबीसी जिसको अपन बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। एक होती है साथियों डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं साथियों व्हाइट ब्लड कार्पल्स। एक होती है साथियों प्लेटलेट्स बोलते हैं साथियों। अब है ना प्लाज्मा साथियों 55 से 60% भाग होता है प्लाज्मा। और ये साथियों हल्का पीला होता है। ये हल्का पीला होता है। ये एक हल्का पीला पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है साथियों प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो ये हल्का सा पीला होता है और 55 से 60% वो प्लाज्मा हमारे शरीर में पाया जाता है साथियों। अब इस 55 से 60% जो 55 से 60% वाला भाग है साथियों, इस 55 से 60% वाले भाग में भी साथियों इसमें भी साथियों 90 से लेकर 92 तक इसमें जल पाया जाता है। इसमें प्लाज्मा में 90 से लेकर 92 तक जल पाया जाता है और 8 से 10% तक इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ है वो पाए जाते हैं साथियों 8 से 10%। 90 से 12% प्लाज्मा में जल पाया जाता है और 8 से 10% है कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इनमें साथियों
जो कार्बनिक पदार्थ है उनमें साथियों अम्ल है, प्रोटीन है ना। इसके अलावा साथियों हार्मोन है, ये पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ में साथियों। अम्ल, प्रोटीन और हार्मोन्स ये पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थों में, यानी जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनमें अम्ल, प्रोटीन और हार्मोन पाए जाते हैं साथियों। तो ये इस प्रकार हमारे शरीर में 55 से 60% प्लाज्मा होता है, और उस प्लाज्मा में जो 55 से 60% पाया जाता है उसमें भी 90 से 92% जल पाया जाता है, और 8 से 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं साथियों। इसके अलावा साथियों अपन बात कर लेते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की साथियों। तो आरबीसी साथियों इसको बोलते हैं साथियों लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ये होती है साथियों श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और इसके अलावा जो प्लेटलेट्स होती है साथियों इनको बोलते हैं साथियों, इनको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट। इसके अलावा आरबीसी का नाम और भी होता है साथियों, इसको बोलते हैं एंथ्रोसाइट। आरबीसी को एंथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, क्या ल्यूकोसाइट। आरबीसी को एंथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी को हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं साथियों, और प्लेटलेट्स को साथियों थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, आरबीसी को एंथ्रोसाइट कहते हैं साथियों। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त को दो भागों में बांटा गया है, यानी रक्त दो अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो तरल अवस्था में और एक ठोस अवस्था में साथियों। तरल अवस्था में प्लाज्मा पाया जाता है और ठोस अवस्था में कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा है हमारे शरीर का 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है, और 40 से लेकर 45% भाग है वो कणिकाएं पाया जाता है। 55 से 60% भाग है वो तो पाया जाता है साथियों प्लाज्मा का, और 40 से 45% भाग है वो कणिकाएं पाई जाती है। अब इस प्लाज्मा में भी 90 से 92% जल होता है, और 8 से 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा कणिकाओं के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है साथियों प्लेटलेट्स। इस प्रकार कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। अब इनको साथियों आरबीसी को एंथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं साथियों। तो इस प्रकार साथियों आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं साथियों अपन किसकी, आरबीसी की बात कर लेते हैं साथियों कि आरबीसी है उसके बारे में देख कर लेते हैं अपन साथियों कि जो कणिकाएं हैं वो 3 कणिकाएं हैं, उनमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आरबीसी की। आरबीसी को इसको बोलते हैं साथियों एंथ्रोसाइट, एंथ्रियोसाइट या फिर लाल रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, है ना साथियों, समझते रहना लाल रक्त कणिकाएं होती है। तो साथियों ये लाल रक्त कणिकाएं हैं साथियों। सबसे पहले जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं साथियों ये हमारे शरीर में है वो साथियों इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है साथियों। इन लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनके बारे में इसके थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है साथियों जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऊंट और जो लामा है उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये अपवाद है। वैसे तो साथियों आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जो इसका अपवाद है कि ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है साथियों। इसके अलावा साथियों इसकी आकृति होती है साथियों गोल और चपटी, गोल चपटी साथियों ये होती है साथियों, है ना, आकार गोल और चपटी साथियों, ऐसे गोल और चपटी ये होती है साथियों। एक बीच में से चपटी होती है तो ये इस प्रकार गोल होती है और चपटी होती है साथियों। तो ये आरबीसी का आकार हो गया साथियों। इसके अलावा साथियों ये साथियों आरबीसी है वो, इसमें साथियों एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है।
वर्णक नामक वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। क्योंकि साथियों हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो क्या करता है साथियों, हमारे शरीर में जो हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन से इसमें जो हीमोग्लोबिन है साथियों वो Hg हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है साथियों। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और साथियों ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो हमारे शरीर पे प्रत्येक ऊतक और कोशिका तक है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। यानी ये हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका और ऊतक तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है साथियों। तो हीमोग्लोबिन नामक इसमें वर्णक पाया जाता है साथियों। इसके अलावा साथियों ये जो साथियों इसका क्या कार्य है, इसका कार्य देख लेते हैं साथियों। इसका कार्य होता है साथियों सबसे मेन इसका कार्य देख लेते हैं साथियों। एक तो ये शरीर में ऑक्सीजन का आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है ना। आरबीसी एक तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसके अलावा साथियों आरबीसी क्या करती है, एक हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती है, शरीर का तापमान नियंत्रित करती है साथियों। आरबीसी का क्या कार्य होता है शरीर में, एक तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है। किसका? इसका आरबीसी का। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इसके अलावा आरबीसी हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती है। आरबीसी को एंथ्रासाइट लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये गोल और चपटी होती है साथियों। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है साथियों। ऑक्सीजन का परिवहन करना और शरीर का तापमान बनाए रखना ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है साथियों। इसके अलावा साथियों जो आरबीसी है उसका रंग आपको पता होगा कि ये लाल रंग की होती है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है साथियों, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण होता है साथियों इसका आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जो निर्माण कहाँ होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन प्रश्न ऐसे बनता है साथियों कि जब भ्रूणीय अवस्था में होता है तो भ्रूणीय अवस्था में जो भ्रूण पाया जाता है उसमें जो रक्त का निर्माण होता है या आरबीसी का निर्माण होता है वो किस जगह होता है साथियों, तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण है साथियों। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण है साथियों वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, जिसको अपन लिवर भी बोलते हैं। तो याद रखना साथियों कि भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण है वो यकृत में होता है। और उसके अलावा जैसे वयस्क अवस्था है उसमें जो आरबीसी का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है साथियों। ये है साथियों तो गोल है ये आरबीसी की जो आकृति गोल होती है, केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। और इन्हें जो भ्रूणीय अवस्था होती है, छोटा जो भ्रूण होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत या फिर लीवर में होता है, जिसको अपन कलेजा बोलते हैं साथियों। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा साथियों। आप सभी के लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ साथियों, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को साथियों। मैं पूरी मेहनत से आपके लिए यार वीडियो लेकर आता हूँ। अब बात करते हैं साथियों WBC की। आरबीसी का अपना काम खत्म हो गया। इसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, है ना। और इसके अलावा इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके रंग की बात कर लेते हैं। तो ये साथियों रंगहीन होती है, रंगहीन होती है। क्योंकि रंगहीन क्यों होती है साथियों? क्योंकि उसमें तो आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जा रहा था, इसके कारण उसका रंग लाल था साथियों। इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, रंग नहीं, इसमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है ना। इसके अलावा साथियों इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसकी आकृति है वो साथियों अनियमित होती है। इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? अनियमित होती है। इसकी आकृति
अनियमित होती है साथियों, यानी इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। किसी भी प्रकार की आकृति इसकी हो सकती है, गोल, लंबी, चपटी, किसी भी प्रकार की आकृति है वो आरबीसी की हो सकती है साथियों। इसके अलावा आरबीसी है वो डब्ल्यूबीसी है वो आरबीसी की संख्या में कम होती है, लेकिन आकृति में उससे बड़ी होती है साथियों। याद रखना, आरबीसी है वो डब्ल्यूबीसी है वो आरबीसी से कम होती है संख्या में, लेकिन आकृति में या आकार में उससे बड़ी होती है साथियों। तो ये चीज ध्यान रखना साथियों। और साथियों ये हमारे इसका रंग है वो रंगीन होता है, इनमें कोई वर्णन नहीं पाया जाता है, अनियमित आकृति होती है। इसके अलावा इनमें केंद्रक पाया जाता है साथियों। और इसके अलावा साथियों अगर इसके इसके कार्य की बात करें, तो इसका कार्य क्या होता है कि ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है, शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है साथियों। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन करती है? तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है साथियों। ये चीज आप याद रखना साथियों। तो आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि इसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये रंगीन होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। जबकि आरबीसी है वो लाल रंग की होती है, उसमें लाल रक्त कणिकाओं में उसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इसलिए वो लाल रंग की होती है। हमारा रक्त भी लाल रंग का होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है साथियों, याद रखना। उसमें हीम यानी आयरन नामक आयरन पाया जाता है साथियों उसमें। और इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये अनियमित आकार की होती है साथियों। और हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है साथियों। कौन करती है प्रतिरक्षा कार्य? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। इसके अलावा साथियों इसका एक कार्य और होता है कि जो मर्द कोशिकाओं का भक्षण कर मर्द कोशिकाओं का भक्षण कर रक्त को साफ करती है। इसका दूसरा कार्य क्या है कि हमारे शरीर में कटी फटी मर्द कोशिकाओं का भक्षण कर देती है, उनका भक्षण करके ये हमारे रक्त को साफ करती है। इसके अलावा हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। तो ये इसके कार्य हो गए। रंगीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और अनियमित आकार की होती है। आकार इसका डब्ल्यूबीसी का आकार है वो आरबीसी से तो अधिक होता है, लेकिन इसकी जो संख्या है वो आरबीसी से कम होती है साथियों। तो आप डब्ल्यूबीसी के बारे में भी समझ गए होंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिए साथियों। अब बात करते हैं साथियों प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स हमारा जो तीसरा पार्ट था वो था प्लेटलेट्स। इनको बोलते हैं साथियों थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट है साथियों। ये भी साथियों कैसी होती है? इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक तो इनमें साथियों केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है साथियों, है ना। एक तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है साथियों। और इसके अलावा साथियों ये कैसी होती है? इनमें एक तो प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी की तरह इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है साथियों। प्लेटलेट्स और आरबीसी दोनों का निर्माण ही लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। कहाँ होता है इनका निर्माण? साथियों लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनमें प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं साथियों। और इसके अलावा इसके कार्य की बात कर लेते हैं। तो ये कार्य इसका होता है साथियों हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाना, शरीर में रक्त का थक्का बनाना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है साथियों। जब आपने देखा होगा साथियों हमारे कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी के चोट लग जाती है, तो जो रक्त है अगर वो थोड़ी देर बहने के बाद रुक जाता है, उसका कारण यही है कि ये जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बना देती है। जहाँ पर चोट लगती है थोड़ी देर थोड़ा सा रक्त बहता है, तो उसके बाद में वहाँ पर वो जो ब्लड है वो क्लोट्स के रूप में जमा हो जाता है उसका, और वो एक थक्का बना लेती है। और उसका थक्का बनाने का कारण होता है साथियों प्लेटलेट्स। तो साथियों कई बार क्या होता है कि जैसे साथियों कई बार क्या होता है कि जैसे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है साथियों, तो ये हमारे शरीर को क्या करती है? हमारे शरीर को ये हमारी जो कोशिका होती है उनमें बांध कर रखती है, ब्लड को बांध कर रखती है प्लेटलेट्स। और जब कभी साथियों
डेंगू वगैरह जो हो जाता है, डेंगू बुखार हो जाती है, तो उसमें क्या प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो साथियों ब्लड है वो हमारे शरीर से निकलने लगता है, जैसे मुंह से, नाक से, कानों से ब्लड निकलने लग जाता है, क्योंकि शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे शरीर को थक्के के रूप में बनाकर रखती है, और जब प्लेटलेट्स कम होगी तो ब्लड अपने आप ही अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है साथियों। इस प्रकार डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन होता है तो उसमें प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आ रहा होगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। तो ये मैंने आपको 3 पार्ट बता दिए साथियों कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक बार फिर से इनको बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आरबीसी में केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा की जो आरबीसी उसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है साथियों, और प्लेटलेट्स में भी साथियों केंद्रक है वो पाया जाता है। इसके अलावा साथियों जो आरबीसी है उसका आकार होता है गोल और चपटा होता है, इसका अनियमित आकार होता है साथियों डब्ल्यूबीसी का। और इसके अलावा साथियों जो आरबीसी है साथियों उसका कार्य होता है हमारे शरीर में रक्त का परिवहन करना, रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना, और इसके अलावा शरीर का तापमान बनाए रखना। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर का रक्षा करना, प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करना, और इसके अलावा मृत कोशिकाओं का भक्षण करके हमारे शरीर में रक्त को साफ करना। इसके अलावा प्लेटलेट का कार्य होता है साथियों रक्त का थक्का बनाना। जब चोट लग जाती है तो उसमें जो रक्त बहता है तो उस रक्त को एक रोड्स के रूप में ये प्लेटलेट्स है वो एक जगह बांधे रखता है साथियों। इसके अलावा साथियों मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस आरबीसी में जो प्रोटीन है 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन इसमें पाई जाती है और वो 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है आरबीसी में। एक तो पाई जाती है साथियों एल्ब्यूमिन, है ना। एक प्रोटीन पाई जाती है साथियों ग्लोबुलिन, है ना। इसके अलावा साथियों एक होती है साथियों एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा एक प्रोटीन और पाई जाती है साथियों, इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। एक बार अपन देख लेते हैं साथियों एल्ब्यूमिन का कार्य क्या होता है। कि इसमें होता है साथियों हमारे शरीर में आयंस का संचरण करना, आयंस का नियंत्रण करना, ये होता है एल्ब्यूमिन का कार्य साथियों। और इसका कार्य होता है साथियों हमारे शरीर की रक्षा करना। शरीर में एल्ब्यूमिन का कार्य होता है शरीर में विभिन्न आयनों का नियंत्रण करना, संचरण करना। इसके अलावा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है उसका कार्य होता है शरीर में रक्षा करना। इसके अलावा एक प्रोटीन और पाई जाती है हमारे शरीर में साथियों, एक प्रोटीन और पाई जाती है। इस प्रकार 3 प्रकार की प्रोटीन है वो हमारे आरबीसी में पाई जाती है साथियों, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एक प्रोटीन है वो और पाई जाती है साथियों। तो इस प्रकार 3 प्रकार की प्रोटीन है वो हमारी आरबीसी में पाई जाती है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। तो इस प्रकार अपन साथियों आज अपन आरबीसी के ऊपर अपन आरबीसी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की कणिकाएं हैं वो पाई जाती है हमारे ब्लड में। इसके अलावा प्लाज्मा पाया जाता है, 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा ठोस अवस्था में कणिकाएं पाई जाती है साथियों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट साथियों। तो ये हमारे रक्त के बारे में अपन ने बेसिक जानकारी है वो पढ़ ली है साथियों। और इसके अलावा रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है साथियों। कहाँ पाई जाती है? आरबीसी में, है ना। इसके बारे में अपन पढ़ लिए साथियों। अब कल अपन पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में, यानी जो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने। और ए बी और ओ 4 प्रकार के रक्त समूह मुख्यतः पाए जाते हैं, उनके ऊपर कल चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। कल मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए साथियों, बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद।